तो हेडिंग लगाइए, आज का टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन अपने लेक्चर नंबर फर्स्ट में डिस्कस कर लिया और लेक्चर नंबर सेकंड में आपने डिस्कस किया था अपना एवरेज रेट क्या होता है और इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है। देखिए हम आराम से पढ़ चुके हैं सारी चीजें निकालना कि रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन को निकाला कैसे जाता है। हम ये सारी की सारी चीजें रिएक्टेंट के लिए भी देख चुके हैं और प्रोडक्ट के लिए भी देख चुके हैं। तो आइए इस लेक्चर में देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन फैक्टर्स पे हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या है वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो जरा याद कीजिए एक चीज यूनिट के स्टार्टिंग में ही मैंने कही थी कि दो ही इंपॉर्टेंट ऐसे फैक्टर हैं जिन पे हमारा रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। एक है कंसंट्रेशन और दूसरा है टेम्परेचर। ठीक है, तो दो इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जिन पे हमारा पूरा का पूरा यूनिट बेस्ड है, एक कंसंट्रेशन है और दूसरा टेम्परेचर है। लेकिन इस लेक्चर में मैं आपके सामने कुछ और फैक्टर्स भी लेके आया हूं जिन फैक्टर्स पे हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन फैक्टर्स पे हमारा रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। तो आप हेडिंग लगाइए फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन और जरा देखेंगे कौन कौन से फैक्टर हैं जिन पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो सबसे पहला फैक्टर आपको लिखना है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे नेचर ऑफ रिएक्टेंट। देखेंगे कि नेचर रिएक्टेंट के नेचर पे कैसा हमारा रेट डिपेंड करता है, वो आप लगाइए नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। देखिए फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि हमारी कोई रिएक्शन है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट में पहला पॉइंट लिखिए। फॉर एग्जाम्पल हमारी एक रिएक्शन है आयनिक रिएक्शन। ठीक है, हम आयनिक रिएक्शन की बात कर रहे हैं, आयनिक रिएक्शन है। ये आयनिक रिएक्शन कौन सी रिएक्शंस होती हैं जिनमें आयंस, जो आयंस प्रेजेंट, जो रिएक्टेंट हमारे हो वो आयंस वाले रिएक्टेंट हों, या हमारे जो रिएक्टेंट हों वो आयनिक रिएक्टेंट हों, ऐसा बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल NaCl है हमारा, NaCl रिएक्ट करेगा अपना सिल्वर नाइट्रेट के साथ AgNO3 के साथ। NaCl रिएक्ट कर रहा है AgNO3 के साथ और ये बनाएगा हमारे सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट AgCl के प्रेसिपिटेट और साथ में सोडियम नाइट्रेट NaNO3। ये आयनिक रिएक्शन जो होती हैं ये वेरी फास्ट रिएक्शन होती हैं। ये फास्ट रिएक्शन क्यों होती हैं? बिकॉज हमें यहां पे पता है Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, Ag के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, NO3 नाइट्रेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। बस ये आयंस में बने होते हैं, ये सिर्फ आयन है, एक जुड़े होते हैं एक दूसरे के साथ आयनिक बॉन्ड के साथ। इन्हें तोड़ने के लिए या इन्हें अलग करने के लिए किसी एनर्जी की जरूरत नहीं होती। जरा सा भी इन दोनों को अगर मिक्स करेंगे, रिएक्ट करेंगे, ये इक्वली एक दूसरे के आयंस में डिसोशिएट कर जाएंगे और एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना देंगे। ठीक है, तो इन्हें कोई एक दूसरे के से तोड़ने के लिए या अलग करने के लिए किसी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। दैट्स वाई ये रिएक्शन बड़ी फास्ट होती है। ऑलरेडी आयंस में बने हैं ये, तो रिएक्शन बड़ी फास्ट है। ऐसी सारी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वेरी हाई होगा। ऐसी सारी रिएक्शन का जो रेट होता है वो वेरी हाई होता है। आयनिक रिएक्शन जितनी भी होती हैं उनका रेट जो होता है वेरी हाई होता है। ठीक है, इसी के साथ इसी के कंपैरिजन में मैं आपके सामने एक रिएक्शन लिखता हूं, कोवलेंट रिएक्शन। ठीक है, मैं कोई कोवलेंट रिएक्शन का जिक्र करता हूं आपके सामने। अगर कोई कोवलेंट रिएक्शन होगी, फॉर एग्जांपल मैंने कहा था आपको स्टार्टिंग में कि एक N2 ले लीजिए, रिएक्ट करवाइए आप हाइड्रोजन के साथ, तो हमारा बनेगा अमोनिया 2 टाइम NH3 अमोनिया। अब यहां पे होता है नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बॉन्ड ऐसे बने होते हैं, नाइट्रोजन नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है और हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड होता है। लेकिन अमोनिया में क्या होता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में जुड़े होते हैं बाई सिंगल बॉन्ड। अब यहां पे देखिए नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, तभी नाइट्रोजन अलग होगा ना नाइट्रोजन से, और हाइड्रोजन के बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। इस तरफ जो करना है हमें, वो हमें करना है बॉन्ड की ब्रेकेज करनी है और इस तरफ हमें नए बॉन्ड की फॉर्मेशन करनी है, यहां बॉन्ड फॉर्म करने हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। ठीक है,
पहले बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, फिर बॉन्ड को फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, सिर्फ वक्त लगता है होने के लिए। दैट्स वाई ऐसी सारी रिएक्शन जो होती हैं जिन्हें हम कोवेलेंट रिएक्शन कहते हैं, इन सब रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो लो होता है एज कंपेयर टू आयनिक रिएक्शन, ठीक है। तो ये देखिए नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे भी डिपेंड कर रहा है। आपको दिखाई दे रहा होगा कि आयनिक रिएक्शन और कोवेलेंट रिएक्शन में भी आप रेट ऑफ रिएक्शन अलग अलग देख सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली आप थर्ड पॉइंट लगा लीजिए। थर्ड पॉइंट में आप देखेंगे जो हमारे होमोजीनियस रिएक्टेंट होते हैं, लिखेंगे आप जरा मेरे साथ साथ, होमोजीनियस रिएक्टेंट का जो रेट होता है वो हाई होता है इन कंपैरिजन टू हेटेरोजीनियस रिएक्टेंट, इन कंपैरिजन टू हेटेरोजीनियस रिएक्टेंट। ऐसा क्या है कि होमोजीनियस रिएक्टेंट कौन से होते हैं और हेटेरोजीनियस रिएक्टेंट कौन से होते हैं, जरा देखिए। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सिंपल सी एक एग्जाम्पल लेता हूं आपके सामने। आपकी क्लास में पहले 3-4 बच्चे या 5 बच्चे ऐसे होते हैं जो कि रोल नंबर 1 से लेके रोल नंबर 5 तक वो थोड़े इंटेलिजेंट टाइप के होते हैं। दैट्स वाई वो पहले 5 की कैटेगरी में आते हैं। और कहीं लास्ट पे ऐसे बच्चे होते हैं जो थोड़ा कम पढ़ते हैं, जो अच्छे से नहीं पढ़ सकते या नहीं थोड़ी मस्ती करते हैं, ठीक है। अब जो मस्ती करने वाले हैं उनकी दोस्ती मस्ती करने वालों से ज्यादा होती है एज कंपेयर टू पढ़ने वाले किसी से। और पढ़ने वाला जो होगा वो उसका दोस्त या उसका फ्रेंड सर्कल ज्यादा पढ़ने वालों के साथ होता है, ठीक है। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता ना कि पढ़ने वाला कहीं मस्ती करने वाले के साथ दोस्ती करता रहे। रेयर केसेस में कहीं होगा, ऐसा भी हम 100% नहीं कहते। मेरा कहने का मकसद ये है कि पढ़ने वाला पढ़ने वाले के साथ रिएक्ट करेगा, दोस्ती करेगा, मतलब उनकी रिएक्शन बड़ी फास्ट हो जाती है, ठीक है। और ना पढ़ने वाले के साथ रिएक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल गैसेस जो होंगी, गैसेस की रिएक्शन गैसेस के साथ फास्ट होगी एज कंपेयर टू गैसेस की रिएक्शन आप लिक्विड के साथ करवाइए। गैसेस रिएक्टेंट के साथ फास्टली रिएक्ट करेगा तो इनका रेट ऑफ रिएक्शन हाई होगा, और गैसेस को अगर आप लिक्विड के साथ रिएक्ट करेंगे तो उनका रेट ऑफ रिएक्शन लो होगा। बस यही एक बात है। होमोजीनियस मतलब सेम फेस वाले जो रिएक्टेंट होंगे, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 4 आप नेचर ऑफ रिएक्टेंट में लगाएंगे, वो आप देखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन, लिखिए जरा, रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to stability of product, कि कितना आपका प्रोडक्ट स्टेबल है उतनी जल्दी रेट ऑफ रिएक्शन होगी, ठीक है। जितना आगे जाके आपका प्रोडक्ट बन रहा है वो स्टेबल बन रहा है उतनी रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट, क्योंकि हर चीज स्टेबिलिटी की तरफ दौड़ती है, ठीक है। या आप ऐसा भी लिख सकते हैं, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट, या कितना आपका रिएक्टेंट कम स्टेबल है उतनी ही रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी। जितना आपका रिएक्टेंट कम स्टेबल है उतना वो दौड़ता दौड़ता प्रोडक्ट की तरफ जाएगा, ठीक है। और जितना आपका प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है उतनी रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगी। फॉर एग्जांपल देखिए, एक बेस्ट एग्जांपल देखिए, CH3COOH, और यहां एक एग्जांपल लेता हूं HCOOH। आप जरा नाम जानते हैं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों है, मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, ठीक है। एसिड है तो H पॉजिटिव आयन देंगे, H पॉजिटिव आयन दोनों देंगे, तो कैसे डिसोशिएट होंगे? ये डिसोशिएट होगा CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। ये डिसोशिएट होगा HCOO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। जरा गौर से देखिए इसे कैसा लिखा हुआ है। ऐसा लिखा हुआ है CH3CO और ये O नेगेटिव। और दूसरा कैसे लिखा हुआ है? दूसरा ऐसे लिखा हुआ है HCO और यहां O नेगेटिव। ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज दिखाई दे रहा है आपको, जरा इस पे फोकस कीजिए। नेगेटिव चार्ज एटम के साथ एक ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जिस ग्रुप की कैपेबिलिटी है कि वो क्या करे, प्लस आई इफेक्ट शो करे। पढ़ा है क्लास 11th में। नेगेटिव चार्ज ग्रुप के साथ ऐसा एटम के साथ ऐसा ग्रुप लगा दिया जिस ग्रुप की टेंडेंसी है कि ना वो प्लस आई इफेक्ट शो करे ना वो माइनस आई इफेक्ट शो करे। दैट इज सिंपल एक कंसेप्ट लगाइए। ऑलरेडी यहां नेगेटिव चार्ज है, एक ऐसा ग्रुप लगा दो जो कि और इलेक्ट्रॉन देगा,
माइनस चार्ज के ऊपर और माइनस चार्ज लाते जाओ तो क्या आपका प्रोडक्ट स्टेबल होगा? कभी भी स्टेबल नहीं होने वाला। इसका मतलब CH3COH वाला जो प्रोडक्ट है वो अनस्टेबल है एज कंपेयर टू HCOH वाला। इसका मतलब ज्यादा स्टेबल कौन सा है? नीचे वाला है। रेट ऑफ रिएक्शन उसका हाई होता है जिसकी स्टेबिलिटी प्रोडक्ट की क्या होती है? ज्यादा होती है। इसका मतलब सेकंड जो रिएक्शन होगी उसका रेट ऑफ रिएक्शन हाई होगा एज कंपेयर टू फर्स्ट वाली रिएक्शन। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? तो ये कुछ 4 पॉइंट थे नेचर ऑफ रिएक्टेंट में। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं नेचर ऑफ रिएक्टेंट के बाद वाला पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट देखिए फैक्टर्स में। सेकंड पॉइंट आपको लिखना है फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। सेकंड पॉइंट है फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट कि हमारे जो रिएक्टेंट हैं उनकी फिजिकल स्टेट क्या है। ठीक है, कैसे वो दिखते हैं। ठीक है, देखिए 3 ही तरह की फिजिकल स्टेट होती है। एक तो या हमारे रिएक्टेंट गैसेस फॉर्म में होंगे, सेकंड या तो हमारे रिएक्टेंट लिक्विड के फॉर्म में होंगे, और या वो हमारे रिएक्टेंट सॉलिड फॉर्म में होंगे। बस 3 ही तरह की स्टेट होती है। ठीक है, देखिए जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो गैसेस रिएक्टेंट का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू लिक्विड रिएक्शन, और लिक्विड का सॉलिड से भी रेट ज्यादा होगा। इसका कारण क्या है? देखिए गैसेस रिएक्टेंट ऐसे होते हैं जो कि फ्रीली इजिली मूव कर सकते हैं, क्योंकि उनमें क्या होती है? स्पेस होती है। और गैसेस रिएक्टेंट इजिली मोबाइल होते हैं, इजिली मूव कर सकते हैं। अगर इजिली मूव करेंगे तो आराम से एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे। इजिली कोलाइड करेंगे मतलब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे, और एक दूसरे के साथ अगर इजिली रिएक्ट करेंगे तो उनका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा। लेकिन एज कंपेयर टू गैसेस, आप अगर किसी सॉलिड की बात करते हैं तो सॉलिड के केस में ऐसा नहीं होता। सॉलिड के केस में इजिली मूवेबल फिनोमिना वो जो है वो लगता ही नहीं है, बिकॉज सॉलिड के मॉलिक्यूल मोबाइलेबल नहीं होते, मूव नहीं कर पाते। अगर मूव नहीं करेंगे तो कोलाइड नहीं करेंगे, अगर कोलाइड नहीं करेंगे तो मतलब कम चांसेस हैं वहां पे रिएक्ट करने के। अगर रिएक्ट करने के कम चांसेस हैं तो उनका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? उनका रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। ठीक है, तो ये था सेकंड फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। थर्ड आप पॉइंट डिस्कस करेंगे वो है आपका सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। तो लिखिए सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट कि हमारे रिएक्टेंट का सरफेस एरिया, इस पे भी हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या करता है? डिपेंड करता है। ये वाला फिनोमिना जो होगा सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, ये मोस्टली सॉलिड स्टेट के जो रिएक्टेंट होंगे, जो सॉलिड स्टेट में रिएक्टेंट होंगे उनके लिए एप्लीकेबल है। तो ये मोस्टली सॉलिड वाले जो रिएक्टेंट हैं उनके लिए एप्लीकेबल है, ये हर एक रिएक्टेंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, देखिए रेट ऑफ रिएक्शन यहां डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। मैं आपको बताऊंगा एग्जांपल लेके। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा हमारे रिएक्टेंट का उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन हाई होगा। फॉर एग्जांपल एक गिलास आप पानी का ये रखिए और एक गिलास आप पानी का ये रखिए। ठीक है, 2 गिलास आपने पानी के लिए। पानी के दोनों गिलासेस में आपने क्या करना है? आपने डालना है चीनी। ये पानी के गिलास हैं, आपने पहले वाले गिलास में चीनी के क्यूब्स डाले, इतने बड़े बड़े। ठीक है, ये चीनी के क्यूब्स होते हैं ना, ठीक है, शुगर क्यूब्स, वो डाले। और दूसरे गिलास में आप चीनी के छोटे छोटे पीसेस डाल रहे हो, छोटे छोटे पीसेस डाल रहे हो। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि कौन से गिलास में जल्दी शरबत बनेगा? मतलब कौन सा गिलास में जल्दी चीनी डिसॉल्व हो जाएगी, जल्दी शुगर डिसॉल्व हो जाएगी? तो डेफिनेटली हमारा आंसर होगा
कि सेकंड वाले गिलास में चीनी जल्दी डिसॉल्व होगी, शुगर जल्दी डिसॉल्व होगी एज कंपेयर टू फर्स्ट। बिकॉज सेकंड वाले गिलास में देखिए, पहले वाले गिलास में जरा देखिए, हमारा सरफेस एरिया बड़ा कम है, बीच वाले मॉलिक्यूल को वाटर ने सराउंड नहीं किया हुआ, सिर्फ बाहर वाले मॉलिक्यूल को वाटर ने सराउंड किया हुआ है। ठीक है, ये बीच वाले मॉलिक्यूल को तो वाटर ने सराउंड ही नहीं किया हुआ, तो बीच वाले मॉलिक्यूल के साथ वाटर रिएक्ट नहीं करेंगे, पहले बाहर वाले मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेंगे, उसे तोड़ेंगे, फिर अंदर वाले मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेंगे। ऐसे तो बड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। लेकिन इसी क्यूब को अगर तोड़ दिया जाए, ऐसा बना दिया जाए, छोटे छोटे पीसेस बना दिए जाए और उन पीसेस को हर तरफ से वाटर ने सराउंड किया, मतलब यहां पे हर एक एटम को चीनी के मॉलिक्यूल को या एटम को वाटर ने सराउंड किया हुआ है, लेकिन यहां पे तो सिर्फ बाहर वाले को सराउंड किया हुआ है। इसका मतलब यहां सरफेस एरिया ज्यादा एक्सपोज है हमारा रिएक्टेंट का वाटर के साथ, और यहां सरफेस एरिया कम एक्सपोज है रिएक्टेंट का वाटर के साथ। जितना सरफेस एरिया आपका रिएक्टेंट का ज्यादा एक्सपोज होगा या सामने होगा, उतना ही हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, तो यहां से भी ये बात क्लियर हुई। तो इसका मतलब हम सही कह रहे थे कि जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट के। जितना हमारे सरफेस एरिया रिएक्टेंट का ज्यादा होगा एक्सपोज, उतनी ही रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, हाई होगी। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 3 भी क्लियर है। पॉइंट नंबर 4 लगाइए, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लाइट की इंटेंसिटी पे भी क्या करता है, हमारा डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, देखिए कुछ रिएक्शंस जो होती हैं वो फोटोसेंसिटिव रिएक्शन होती हैं, तो आप लिखिए सम रिएक्शंस आर फोटोसेंसिटिव, सम रिएक्शंस आर फोटोसेंसिटिव। ठीक है, फोटोसेंसिटिव रिएक्शंस होती हैं, मतलब फोटोसेंसिटिव रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में होती है रिएक्शन, और ऑल फोटोसेंसिटिव रिएक्शन इज नोन एज, जितने भी फोटोसेंसिटिव रिएक्शन होती हैं उनका एक नाम होता है, वो क्या होता है, फोटोकेमिकल रिएक्शन। ऑल फोटोसेंसिटिव रिएक्शन आर नोन एज फोटोकेमिकल रिएक्शन, हम फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। अगर आपको याद ना हो तो क्लास 11th में आपने एक रिएक्शन पढ़ी थी, अगर आपको याद है, मैंने ऐसा आपको करवाया है, H2+Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट रिएक्शन होती है तो बनता है 2 टाइम HCl। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से ये रिएक्शन होती है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन एडिशन रिएक्शन होती है, ये फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, ऐसा ही कुछ होता है। तो ये हमने ऑलरेडी क्लास देखा है 11th में, आप सबने पढ़ा होगा। फोटोन की प्रेजेंस, HNO क्या है, HNO यहां पे फोटोन है, मतलब फोटोन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। देखिए जितनी आप लाइट की इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज करेंगे, जितनी आप इंटेंसिटी लाइट की इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मतलब कि आपके पास घर में एक बल्ब है 20 वाट का, आप 20 वाट के बल्ब को उठा के आप 40 वाट का बल्ब लगा लो तो आपकी लाइट की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। जितनी लाइट की इंटेंसिटी आप बढ़ाएंगे उतने ही नंबर ऑफ फोटॉन्स भी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। ठीक है, जितनी इंटेंसिटी लाइट की बढ़ाएंगे उतने नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे, और जितने नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे उतना रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, देखिए एक 2 फोटॉन है तो रिएक्ट करेंगे, 10 फोटॉन डाल दिए तो जल्दी बन जाएगा ना HCl, जल्दी रिएक्शन हो जाएगी। जितना फोटॉन बढ़ाओ उतनी इंटेंसिटी बढ़ेगी, और जितनी इंटेंसिटी बढ़ेगी उतना हमारा रिएक्शन हाई होगा। तो यहां पे आप लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। कॉमन सी बात है, आप जानते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, ये चीज भी आपको क्लियर होगी। अब पॉइंट नंबर 5 देखिए, पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है, पॉइंट नंबर 5 में आपको लिखना है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी रेट ऑफ रिएक्शन में। अब कैटलिस्ट क्या होते हैं, कैटलिस्ट वो सारे चीजें जो हम रिएक्शन में ऐड करते हैं, केमिकल्स बोल सकते हैं, जो कि रिएक्शन को स्पीड अप करवाएं, रिएक्शन को स्पीड अप करवाएं, मतलब रिएक्शन का रेट हाई कराएं, बढ़ाएं, या रिएक्शन को डाउन करवाएं। ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा रिएक्शन के रेट को हाई करते हैं, वो लो भी करते हैं। ठीक है, ऐसे सारे कैटलिस्ट जो रिएक्शन के रेट को हाई करें वो पॉजिटिव कैटलिस्ट कहलाते हैं, और जो लो करें वो नेगेटिव कैटलिस्ट होते हैं। ठीक है, तो कैटलिस्ट क्या करते हैं, रिएक्शन के रेट को हाई करते हैं, बस और कुछ नहीं करते, लो भी कर सकते हैं लेकिन मोस्टली हाई करते हैं। वो क्या करते हैं, वो एक
अल्टरनेट पाथ में आपको ये कंप्लीट लेक्चर दूंगा जब एक्टिवेशन एनर्जी वाला कंसेप्ट आएगा। वो अल्टरनेट पाथ जो है वो सेट कर देते हैं मतलब रिएक्टेंट के लिए। दे सेट देन अल्टरनेट पाथ फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, फ्रॉम reactant to product. They set an alternate path from reactant to product. देखिए फॉर एग्जाम्पल एक ग्राफ में आपके सामने बनाता हूं, ये ग्राफ बना रहा हूं मैं आपके सामने। इस तरफ है हमारी एनर्जी और इस तरफ हमारी रिएक्शन प्रोसीड कर रही है, ठीक है। देखिए ये हमारा रिएक्टेंट है और ये हमारा प्रोडक्ट है। अब होता यूं है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट पहुंचते हैं ऐसे, ठीक है। एक एनर्जी वाला बैरियर क्रॉस करना पड़ता है रिएक्टेंट को। जैसे ही वो एनर्जी वाला बैरियर क्रॉस करके यहां वो उतरेगा तो फिर हमारा प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। अब वो एनर्जी वाला बैरियर क्या होता है, उस एनर्जी वाले बैरियर को हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। उस कोई भी रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं, पहले वो एक्टिवेशन एनर्जी तक पहुंचेंगे, वो बैरियर क्रॉस करेंगे, उसके बाद वो प्रोडक्ट बनाएंगे। अब करते हैं हम, अब ले के आते हैं इस रिएक्शन में कैटलिस्ट। जैसे ही रिएक्शन में कैटलिस्ट लाएंगे, कैटलिस्ट क्या करेगा, वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करेगा। और ये वाला जो पाथ होगा ये न्यू पाथ होगा, मतलब नया पाथ बना दिया किसने? कैटलिस्ट ने। कैटलिस्ट ने क्या किया? एक्टिवेशन एनर्जी को ही कम कर दिया। उसने कहा पहाड़ी चढ़ के जाने या चोटी चढ़ के जाने की जरूरत नहीं है, माउंट एवरेस्ट चढ़ के जाने की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी चोटी चढ़ो और फिर आके प्रोडक्ट बना लो, ठीक है। तो डेफिनेटली इतनी एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी चढ़ के जाओगे रिएक्शन लो होगी, और इतनी कम एनर्जी के बाद ही हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा तो रिएक्शन ज्यादा होगी। तो नया पाथ किसने दिया? हमारे कैटलिस्ट ने दिया। बस कैटलिस्ट स्पीड अप कर रहा है रेट ऑफ रिएक्शन को। और ये सारा का सारा कंसेप्ट आप कहां पढ़ेंगे? एक्टिवेशन एनर्जी वाला जो कंसेप्ट होगा वहां पे आप ये सब कुछ देखेंगे, ठीक है। तो उसके बाद दो फैक्टर्स और हैं, वो जरा देखिए। तो पॉइंट नंबर 6 लगाइए आप, टेम्परेचर। पॉइंट नंबर 6 है हमारा कि टेम्परेचर पे कैसे हमारा रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, ठीक है। देखिए ये टेम्परेचर और कंसंट्रेशन पूरे के पूरे यूनिट में डिस्कस होने वाला है। दैट्स व्हाई मैं जनरली आपको थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू देता हूं यहां पे। बाद में ये पूरा का पूरा यूनिट ही टेम्परेचर और कंसंट्रेशन पे बेस्ड है। जनरली जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है, लिखेंगे आप, जनरली रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है। जितना आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे उतना ही आपका रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगा। लिखिए जरा, ऑन 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर। आप अगर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करेंगे तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस 2 to 3 टाइम, ठीक है। ये चीज आप नोट डाउन कर दीजिए। रेट ऑफ रिएक्शन आपका 2 से 3 गुना इंक्रीज हो जाएगा ऑन एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। इसी को हम टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं। और ये सारी की सारी चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये सारा का सारा जो कंसेप्ट है ये हम डिस्कस करेंगे एक इक्वेशन में, और उस इक्वेशन का नाम है अर्हेनियस इक्वेशन। उस इक्वेशन का नाम आप लिख लीजिए, अर्हेनियस इक्वेशन है, वहां पे डिस्कस किया जाएगा। लेकिन जनरली रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? इंक्रीज होता है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। इसी तरीके से पॉइंट नंबर आपको 7 लिखना है, वो भी कंसंट्रेशन है। वो भी हम इस पूरे यूनिट में कंसंट्रेशन की ही बात करेंगे। दैट्स वाई जनरल ओवरव्यू लेते हैं थोड़ा कंसंट्रेशन का। देखिए कंसंट्रेशन जनरली यहां भी आप लिख सकते हैं, जनरली रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, generally rate of reaction increases on increasing the concentration of reactant। अगर आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? इंक्रीज होगा, ठीक है। अच्छा, ये ऐसा भी हो सकता है कि रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि हमारा रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज भी कर सकता है ऑन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन, ठीक है। ये चीज भी आप लिख लीजिए। ये सारी की सारी चीजें पढ़ी जाएंगी। ऑन इंक्रीजिंग
कंसंट्रेशन, ठीक है, ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि रेट ऑफ रिएक्शन है वो अनअफेक्टेड रह जाए, ना ही वो इंक्रीज करे ना ही वो डिक्रीज करे, तो ये पॉइंट भी लिख लीजिए, रेट ऑफ रिएक्शन अनअफेक्टेड, ठीक है, वो अनअफेक्टेड भी हो सकता है, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उस पर। ऐसा भी हो सकता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो मे आल्सो डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, मे आल्सो डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड कर सकता है, तो ये जरूरी नहीं कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज ही करता रहे, डिक्रीज भी कर सकता है, अनअफेक्टेड भी रह सकता है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड कर सकता है। और ये सारे के सारे जो कंसेप्ट हैं ये इसके बाद वाला जो लेक्चर बनेगा उस पे हम देखेंगे, जो है हमारा रेट लॉ, कि कैसे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे। रेट लॉ हमें बताएगा कि कैसे रेट ऑफ रिएक्शन हमारा इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा या वो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। ये सारे के सारे पॉइंट्स वहां हम रेट लॉ में डिस्कस करेंगे। तो ये थे हमारे फैक्टर्स कुछ जिन पे हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या करता है, डिपेंड करता है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट लेक्चर लेके आते हैं हम रेट लॉ के ऊपर। थैंक यू।